नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से कुछ खास खबरों के साथ। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कुल 3 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। आपको बता दें कि सहकारिता विभाग में उप निबंधक ऑडिट लेवल 11 का पद चर्चित यहां पर सबसे ज्यादा रहा। अब यह ऑडिट किया जाएगा। साथ ही पर्यटन विभाग में बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत आईएसपीटी में त्योहारों पर बद्रीनाथ धाम से संबंधित चित्र यानी कि मुर्नियल लगाने को लेकर यहां पर वर्क किया जाएगा। अब डेयरी विभाग में गंगा राज्य योजना, अब दोनों योजनाओं को आपस में मर्ज करने को लेकर सहमति बन पाई है, लेकिन सब्सिडी मिलने का प्रस्ताव अगली कैबिनेट बैठक में लगाया जाएगा। इसके अलावा बता दें, पशुपालन विभाग में पशुधन प्रसार अधिकारी के 429 पद रिक्त हैं और प्रशिक्षण की अवधि को घटाकर 1 साल कर दिया गया है। जैसा कि आज माननीय मंत्रिमंडल में जो बिंदु निर्णय हो रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा। एक निबंधक सहकारी समितियां सहकारिता विभाग का है, इसमें उप निबंधक ऑडिट लेवल 11 का एक पद सृजित हुआ है, जो निसंवर्गीय पद है और 5 वर्ष के लिए इसका सृजन किया गया है। और ये सहकारिता विभाग में अभी तक ऑडिट नहीं होते थे, उसको लेकर के ऑडिट सेवा का एक व्यक्ति डेपुटेशन पे 5 साल के लिए विभाग में लिया जाएगा, जो सभी स्तर की, जो भी छोटे जिला स्तर की या ब्लॉक स्तर की जो भी सोसाइटीज़ हैं या राज्य स्तर की हैं, सभी का ये ऑडिट करेंगे। ये 5 साल के लिए पद को स्वीकृति दी गई है। उप निबंधक ऑडिट लेवल 11 पशुधन प्रसार अधिकारी, इनके 429 पद रिक्त हैं। 429। हाँ, इनकी जो भर्ती प्रक्रिया है, इनका जो प्रशिक्षण की अवधि है, ये 2 वर्ष है। तो अधियाचन भेजने में, एग्ज़ाम कराने में और 2 साल की ट्रेनिंग करने में, चयनित होकर के आने में पूरे 4 साल लग जाते हैं। तो जो प्रशिक्षण की अवधि है, उसको घटा करके 1 साल कर दिया गया है। 1 साल? हाँ, 1 साल कर दिया गया है, ताकि 2 साल में ही पशुधन प्रसार अधिकारी ये जो होते हैं ना, पशु चिकित्सा अधिकारी, उनके नीचे होते हैं। हाँ, तो बस इतना ही है। 4 हो गए सर, ये तो आप समझे नहीं, मतलब जैसे ये जो डेयरी और पशुपालन के 2 थे ना, वो ये 2 थे। पशुपालन विभाग की एक योजना है और एक डेयरी विभाग की योजना है। हाँ, पशुपालन विभाग में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को गाय दी जाती है 90% की सब्सिडी पे। वैसे ही डेयरी विभाग के द्वारा गंगा गाय योजना है। कौन सी योजना? उस गंगा गाय योजना, डेयरी विभाग की गंगा गाय योजना है और पशुपालन विभाग की अलग से सब्सिडी स्कीम है। इन दोनों योजनाओं को आपस में मर्ज करने पर सहमति दी गई है। ठीक है, इसमें पहले केवल अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों को ही सब्सिडी दी जाती थी, अब इसमें सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को भी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। सचिवालय में धामी कैबिनेट की बैठक में आखिरकार किन प्रस्तावों पर मोहर लगी है, इसी पर विस्तारपूर्वक जानकारी ले लेते हैं। हमारे संवाददाता योगेश आर्य भी हमारे साथ सीधे फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। योगेश, सचिवालय में धामी कैबिनेट की बैठक हुई, आखिरकार क्या कुछ प्रस्ताव रखे गए, किन पर मोहर लगी, क्या कुछ अपडेट है? आप देखिए निशी, आज कैबिनेट बैठक तो हुई है। धामी की अध्यक्षता में बैठक हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में भी बैठक करीब 1 घंटा चली और इसमें जो है 3 प्रस्ताव पर मोहर लगी है। और इसकी जो है जानकारी देते हुए डीजी सूचना बंशीधर तिवारी ने बताया कि सहकारिता विभाग में उप निबंधक ऑडिट लेवल पर 11 पद सर्जित किए गए हैं, जिन पर जो है अब ऑडिट किया जाएगा, यानी कि जिला स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक ये 11 जो पद सर्जित किए जाएंगे, ये ऑडिट करेंगे। 5 साल तक के लिए जो पद है ये सर्जित रहेंगे। वहीं पर्यटन विभाग में बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत आईएसबीटी में दीवारों पर बद्रीनाथ धाम से संबंधित चित्र यानी मुनियल वाद जो है किया जाएगा, यानी कि संबंधित जो चित्र हैं उसके प्रदर्शित वहां पर जो है वॉल पर किया जाएगा, ताकि वहां आने वाले जो तीर्थ यात्री हैं वो जो जुड़ी बद्रीनाथ धाम से जुड़ी जो चित्र हैं जो उनको देख पाएंगे। इसके अलावा पशुपालन विभाग में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए जो 90% सब्सिडी दी जाती थी,
और वही डेयरी विभाग में गंगा राज योजना पर अब दोनों विभागों को जो है आपस में मर्ज करने पर सहमति बनी है। लेकिन जो सब्सिडी का कितनी मिलेगी और आने वाले वक्त में जो इनको दोनों विभागों को मर्ज करने के बाद जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको भी जो सब्सिडी मिलेगी वो अभी तक तय नहीं हो पाई है। ये माना जा रहा है कि अगली बैठक में उसको भी तय कर लिया जाएगा। और पशुपालन विभाग से जुड़ा जो मत था उसमें जो है पशुधन प्रसार अधिकारी के 429 पद रिक्त हैं, जिनकी प्रक्रिया का जो है और चलती थी वो 2 साल तक चलती रहती थी, लेकिन इसको घटा करके जो है 1 साल किया गया। यानी कि 3 जो है प्रस्ताव आए थे जिस पर जो है बातचीत और सहमति बनी है। जी बिल्कुल, सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक का आयोजन किया गया। आखिरकार इस बैठक में कौन कौन से मंत्री मौजूद रहे, आखिरकार किन किन की अध्यक्षता में इस बैठक का आगाज हुआ और किन की महत्वपूर्णता यहाँ पर ज्यादा देखने को मिली? देखिए, इस बैठक में देखा जाए तो मंत्री गणेश जोशी, कैबिनेट मंत्री सुब्रत निहाल, सौरभ बहुगुणा, धन सिंह रावत मंत्री मौजूद रहे और ये बैठक में इनकी ओर से जो है प्रस्ताव जो आए थे उन पर जो है बहस बातचीत हुई है। धन सिंह रावत जो सहकारिता मंत्री है उनकी ओर से सहकारिता विभाग का जो मत था वो लाया गया था। इसके साथ साथ जो है पशुपालन विभाग के मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अपना ओर से जो है प्रस्ताव रखे थे। तो इन तमाम जो 3 प्रस्ताव थे इन पर मोहर लगी है और आने वाले वक्त में जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो सब्सिडी मिलने की बात है वो अगले कैबिनेट में तय हो जाएगी। जी ठीक है योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का रुख करते हैं। 21 जून को गैरसैंण में मनाया जाएगा योग दिवस। बड़ी जानकारी आ रही है। धामी सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सीएम धामी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। 10 देशों के राजदूत भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। योग दिवस को पूरी तरीके से धूमधाम से मनाने के लिए यहाँ पर गैरसैंण में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शिरकत करेंगे। सीएम धामी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और 10 देशों के राजदूत भी उत्तराखंड आएंगे, यानी कि योग दिवस में भागीदारी देंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अब उत्तराखंड के गैरसैंण में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल रहेंगे। 21 जून को योग दिवस है और योग दिवस के इस उपलक्ष्य में, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में सभी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। योग दिवस कार्यक्रम को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा और 10 देशों के राजदूत भी सीएम धामी के साथ इस वक्त गैरसैंण में पहुंचेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केदारनाथ धाम पैदल मार्ग पर आज सुबह जंगल चट्टी गदेरे में पतादे पहाड़ी से मलबा पत्थर आ गया, जिस कारण इस क्षेत्र में आवागमन कर रहे यात्री और डंडी कंडी संचालक इसकी चपेट में आ गए। इस घटनाक्रम की सूचना पर चौकी पतादे जंगल चट्टी पर नियुक्त पुलिस बल और डीडीआरएफ की ओर से खाई में गिरे लोगों को रेस्क्यू कर ऊपर लाया गया। वहीं हादसे में 2 लोगों की मौत भी हो गई है और 3 लोगों को चोटें आई है। साथ ही स्थल पर पुलिस सुरक्षा के बीच यात्रियों का आवागमन करवाया जा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। विशाल गर्ग हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, केदारनाथ धाम पैदल मार्ग पर लैंडस्लाइड की खबर सामने आ रही है, आखिरकार क्या है पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि जिस तरह से जंगल चट्टी के पास का ये नज़ारा था और ऐसे में कहा जा रहा है कि जिस तरह से जब यात्री अपनी यात्रा कर रहे थे और ऐसे में बीच में ही ये बोल्डर बड़े बड़े आ गए और ऐसे में भूस्खलन ये हो गया है, जिस कारण इसमें ये भी बताया जा रहा है कि 5 लोग इसकी चपेट में आए। हालांकि अभी तक जो पुष्टि हो पाई है वो ये हुई है कि 2 लोगों की इसमें मौत हो गई है और 3 लोग गंभीर रूप से इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं, जिनको इलाज के लिए हायर सेंटर में रेफर किया गया है, जिनका इलाज अभी जारी भी है। और ऋषि ये साफ तौर पर कहा गया है, क्योंकि राज्य सरकार भी अपील कर रही है और मौसम विभाग की ओर से भी ये निर्देश जारी किए गए हैं कि जो भी यात्रा पर जा रहे हैं वो एक बार मौसम का अपडेट जरूर ले लें, क्योंकि लगातार उत्तराखंड में पल पल मौसम भी बदल रहा है, जिस कारण इस तरह के हादसे भी अब होते हुए नजर आ रहे हैं। निशी, बिल्कुल, मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया और ऐसे में पैदल मार्गों पर लगातार मलबा आने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। भारी बारिश के चलते काफी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। ऐसे में यहाँ पर स्थानीय प्रशासन किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है, लोगों को किस तरीके से अवेयर किया जा रहा है? निशी, देखिए जैसे कि चारधाम यात्रा जारी है और ऐसे में अक्सर ये देखा जाता है कि इस समय जब भी ये मानसून का समय होता है तो पहले से ही लोगों को अलर्ट करने का कार्य शुरू हो जाता है और इस बार भी राज्य सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से लोगों को समय समय पर जागरूक भी किया जा रहा है, उनको बताया भी जा रहा है कि किन किन गाइडलाइंस का आपको पालन करना है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं मानते हैं, उन गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हैं और कई बार ऐसा भी होता है क्योंकि आपदाएं प्रभावित क्षेत्र हैं ये और अक्सर ये देखा जाता है कि जंगल चट्टी के
ठीक है विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुड़की में पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाके की बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की आग लगने से लाखों का नुकसान हो चुका है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। सूचना पर घटनास्थल पर फायर ब्रिगेड की टीमें मौजूद है। बड़ी जानकारी आ रही है। आग पर काबू पाने की कड़ी मुशक्कत अभी भी जारी है। बहादुराबाद थाना क्षेत्र के बता दें कि मूलदासपुर का ये पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर पटाखा फैक्ट्री में अचानक से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते फैक्ट्री आग का गोला बन चुकी है। बड़ी खबर आ रही है, तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सूचना पर घटनास्थल पर फायर ब्रिगेड की टीमें मौजूद है। स्थानीय प्रशासन की मदद से लगातार आग को बुझाने का प्रयास जारी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज कश्यप हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, बड़ी जानकारी आ रही है, पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका हुआ है, आग लग चुकी है। आखिरकार रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से जारी है, किस प्रकार से आग को बुझाने का कार्य किया जा रहा है? बिल्कुल देखिए, निश्चित बाराबाद थाना क्षेत्र से एक सुबह जो है तस्वीर सामने आई थी, जिसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि एक पटाखा फैक्ट्री थी जिसमें आग लगी थी। हालांकि धमाका इतनी तेज था कि जो धमाके की आवाज थी वो कई किलोमीटर तक गई थी, जिसके बाद यहाँ पे जो स्थानीय लोग थे उनमें दहशत का माहौल था। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा था कि यहाँ पे जो लोग थे वो भी उसकी चपेट में आ गए थे। हालांकि अभी एक व्यक्ति को जो है हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ये फैक्ट्री संचालक थे इसके पास में किसी तरह कोई लाइसेंस नहीं था पटाखा बनाने का। लगातार यहाँ पे जो है पटाखे बनाने का काम किया जाता। हालांकि तमाम जो मामले उसकी जांच की जा रही है। ये देखा जा रहा है कि आग लगने का मुख्य कारण क्या था, लेकिन धमाका बड़ा जोरदार था। जो कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं ये इससे सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि प्रशासन को लगातार इसकी शिकायत की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर संज्ञान लेने के लिए कोई नहीं पहुंचते, जिस वजह से बड़ा धमाका आज यहाँ पे हो गया। कोई इससे बड़ा भी हादसा यहाँ पे हो सकता था। जी बिल्कुल मनोज, हताहत होने की क्या कुछ खबर आ रही है, पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ सूचना दी जा रही है? बिल्कुल देखिए, अभी तक जो जानकारी निकल के सामने आई, जब फायर की टीम यहाँ पे पहुंची थी तो एक व्यक्ति जो है की चपेट में आ गया था, जिसको स्थानीय हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। और कहीं ना कहीं जो अन्य लोग थे उनकी भी यहाँ पे जांच की जा रही थी कि कितने लोग यहाँ पे काम कर रहे थे। तो यहाँ इससे अलग तो कोई चपेट में नहीं आया था। फिलहाल जो जानकारी दी गई थी केवल एक व्यक्ति इसमें घायल हुआ है जो आपकी चपेट में आ गया था, जिसका भी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। जी ठीक है मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा जारी है और पर्यटन सीजन भी चरम पर है। साथ ही राज्य में जल्द ही पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं और इसके साथ ही प्रदेश में अब इसको लेकर कवायद भी बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। इसी को लेकर बीजेपी विधायक भोपाल राम टमटा से हमने खास बातचीत की है। चलिए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। विधायक भोपाल राम टमटा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पंचायत चुनाव अब जल्दी होने वाले हैं, किस तरह की तैयारियां आप देख भी रहे हैं और बीजेपी कितनी तैयार है पंचायत चुनाव के लिए? जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी हमेशा चुनावों की दृष्टि से, पंचायतों की दृष्टि से पूरी तैयारी पर है और हमारे तमाम प्रकार की जो सांगठनिक गतिविधियाँ होती हैं उन गतिविधियों की सारी तैयारी हो रखी है। और मैं समझता हूँ कि चुनाव थोड़ा सा बरसात का मौसम ज़रूर है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है और कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए कहीं न कहीं चुनाव संपन्न होंगे। भाई साहब, राज्य में चारधाम यात्रा भी लगातार जारी है, हेली दुर्घटनाएं भी अब बढ़ने लगी हैं। ऐसे में लोगों में एक डर का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। किस रूप में आप कोशिश कर रहे हैं कि ये जो डर है वो ना बने ज़्यादा? निश्चित रूप से जो घटनाएं घटित हुई हैं ये मानव जनित नहीं होती हैं। ये कभी कभार कोई तकनीकी खराबियों के कारण कोई इस प्रकार की बातें जब आती हैं जिनका पूर्वानुमान लगाना किसी पर वो करना ये संभव नहीं है। लेकिन हाँ, सुरक्षा की दृष्टि से और बेहतर कौन कौन से उपाय किए जाने होते हैं, निश्चित रूप से हमारी लोकप्रिय सरकार, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी इसकी चिंता भी कर रहे हैं और कहीं न कहीं इसके कड़े निर्देश भी उन्होंने अपने स्तर से जारी किए हैं। तो लोगों को इस प्रकार की बातों का जो एक भ्रम फैलाने का लोग प्रयास करते हैं, ये उचित नहीं है। और घटनाएं हमेशा, आकस्मिक घटनाएं जब घटित होती है तो उसके पीछे किसी का भी ये उद्देश्य इस प्रकार का नहीं होता है कि हम इस प्रकार की जनहानि हो। और चूँकि ये पर्वतीय क्षेत्र है, कभी कभार यहाँ पर इस प्रकार का मैं समझता हूँ कि मौसम का बड़ा प्रभाव रहता है।
अब बाई द वे यहाँ से हेली उड़ान गया, अच्छी फिजिबिलिटी थी, और आगे जा कर के पता चला कि बहुत ज़्यादा क्लाउड थे। तो ये घटनाएं आकस्मिक हो जाती हैं, तो ऐसा नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि भगवान केदारनाथ जी, बाबा केदार का आशीर्वाद और बद्री धाम का आशीर्वाद, चारों धामों का आशीर्वाद है। इस प्रकार की घटनाएं आगे न हो, इसके लिए हम प्रार्थना भी करते हैं। भाई साहब, क्योंकि अब मौसम बदल गया है और बारिश का दौर भी शुरू हो गया है, आपदाएं अक्सर बढ़ जाती हैं उत्तराखंड में। पिछले कई सालों से देखते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि हर साल आपदाएं दस्तक देती हैं। ऐसे में क्या माना जाए, किस तरह की तैयारियां हैं पहले से राज्य सरकार की ओर से? निश्चित रूप से मानसून पीरियड में और जो आपदा की दृष्टि से जो उत्तराखंड का पर्वतीय हिस्सा हो, वो काफ़ी संवेदनशील रहता है। यहाँ पर बड़ी संख्या में भू धसाव की घटनाएं होती हैं, भू कटाव की घटनाएं होती हैं, लैंडस्लाइड के साथ साथ बहुत सारे पहाड़ी के हिस्से टूट करके नीचे आते हैं। और इस संबंध में पूरे हर जिलों पर किस प्रकार के हमारे पहुंच मार्ग, हमारे आने जाने के रास्ते खुले रहें, मुख्य मार्ग हमारे बाधित न रहे लंबे समय तक, इसके लिए सरकार ने पूरी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। यहाँ तक कि चाहे PWD हो, चाहे PM-JSY की सड़कें हों, उनको खोलने के लिए पहले से ही मानसून पीरियड में JCB की व्यवस्थाएं की गई हैं। कहीं पर जिस प्रकार के अगर कहीं बड़े पत्थर आ गए, स्टोन ब्रेकर की व्यवस्था की गई है। और आकस्मिक सारी सुविधाएं, सारी व्यवस्थाओं के लिए व्यापक रूप से एक कार्य योजना तैयार की जाती है। और मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में ये बहुत एक त्रासदी भी समझो इसकी, कि कभी कभार इस प्रकार के जैसे बादल फटने वाली घटनाएं हैं। बादल फटने की घटनाओं से निश्चित रूप से बहुत बड़ी हानि होने की संभावना बनी रहती है और होती भी रहती है। पिछली बार 2030 में जैसे मेरी विधानसभा में बादल फटने से, जहां एक घाटी हमारी जो प्राणवती वाली घाटी थी, उसमें हमारा ढाडर बगड़ जो उसको जोड़ने वाला, रतगांव को जोड़ने वाला पुल था, वो बह गया था। ऐसे ही सोना थराली को जोड़ने वाला हमारा वैली ब्रिज था, वो बह गया था। और बहुत सारी पुलियाएँ, बहुत सारे नुकसान हमारे हुए थे। तो इस प्रकार की बादल फटने से पहाड़ में हमेशा इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, जिसका पूर्वानुमान लगाना बहुत कठिन होता है। तो लेकिन अब ये है कि सरकार अपनी तरफ से हर सुविधाएं, चाहे वो हमारे NDRF हो, SDRF हो, तमाम हमारे जो आपदा से जुड़े विभाग हैं, इन सबको तैयार रहने की, सजग रहने की पहले से तैयारियां चल रही है। जी, धन्यवाद सर। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए भोपाल राम टमटा जी हमारे साथ मौजूद थे, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। राज्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई योजनाएं संचालित की हैं, जिसका लाभ हर तबके को मिल रहा है। वहीं रायपुर से बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ का कहना है कि जो कार्य पूर्व में रायपुर विधानसभा में नहीं हुए, वो काम आज हो रहे हैं। आज रायपुर क्षेत्र में सड़कों, नालियों, विद्युत जैसी अनेक समस्याओं का समाधान हुआ है। साथ ही जो भी व्यक्ति उनके पास अपनी समस्या लेकर आता है, उसका वो निस्तारण भी करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आज मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है। सरकार की जाति जनगणना को लेकर नवीन कांग्रेस महामंत्री नवीन जोशी का कहना है कि पहला चरण 2026 में घरों की सूची बनाने का होगा और दूसरा चरण फरवरी 2027 में जनसंख्या की गणना करने का होगा। इस डाटा के माध्यम से पता लगेगा कि किस वर्ग की क्या स्थिति है, जिससे कहीं ना कहीं एक वर्ग ऐसा भी है जो कि किसी आरक्षण का हकदार ही नहीं है। माध्यम से आप करेंगे एक ऐप में, भैया कितने लोग किस क्षेत्र में रह रहे हैं, वही आप दिखा देंगे, फर्जी आंकड़े होंगे। देखिए, डिजिटल जनगणना की जो सरकार बात कर रही है, उसमें कितना इम्प्लीमेंट ये लोग करते हैं। और इन्होंने ये विधानसभा की बात करी थी कि विधानसभा के अंदर हम वो करेंगे, विधानसभाएं चलाएंगे।
लेकिन कहाँ देखने में कहीं नहीं आ रहा है। सरकार कह तो देती है लेकिन उसके ऊपर कोई विचार मंथन कुछ नहीं हो जाता है। देखते हैं, अभी तो सरकार ने घोषणा करी है, क्यों घोषणा करने में तो सरकार सबसे आगे है, और इसमें कितना इम्प्लीमेंट होता है, कितना फ़ायदा राज्य की जनता को होता है। जो जनगणना में जो लोग लगे हुए हैं, जो जनता के बीच में जा रहे हैं, वो जो बेरोजगार हो जाएंगे उनके बारे में क्या होगा, सरकार ने क्या सोचा है। सिर्फ डिजिटल करने से इसका समाधान नहीं होने वाला है। सरकार को सारे पहलुओं पर गंभीरता से ध्यान रखना चाहिए और जो उसके दूरगामी परिणाम होने चाहिए निश्चित तौर पर उस पर कार्य हो। हरिद्वार में आरटीओ कार्यालय के बाहर विभाग की ओर से एक सिक्योरिटी अधिकारी को तैनात किया गया, जो कार्यालय में आने वाले सभी लोगों की जांच करेगा। इस दौरान ये पता लगाया जाएगा कि कौन आरटीओ कार्यालय में अपना काम करवाने आया है और कौन दलाली करने आया है। दरअसल पिछले कई सालों से आरटीओ विभाग में ये सवाल उठ रहा है कि यहाँ दलालों का बड़ा अड्डा बन चुका है। इससे सरकार और जनता के बीच भी सीधा संवाद टूट रहा है। इसके मद्देनजर हरिद्वार के नए उप संभागीय परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा ने यह फैसला लिया कि अब कार्यालय में किसी भी दलाल की एंट्री नहीं होगी। अगर कोई दलाल पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। देखिए, कार्यालय का गेट बंद नहीं किया गया है, जो एंट्री है वो रिस्ट्रिक्टेड की गई है। हमारा जो इसके पीछे मुख्य उद्देश्य है कि अनऑथराइज्ड जो लोग हैं वो कार्यालय में एंटर ना कर पाए, सिर्फ वही लोग एंटर करें जिनका कार्यालय में काम है। इसके लिए हमने वहाँ पे पहले से जो हमारे गार्ड थे उनके साथ हमने ऑफिस का भी स्टाफ वहाँ पे डिप्यूट किया है कार्यालय आदेश निकाल के, जो कि हर कोई भी व्यक्ति जो भी कार्यालय के अंदर आना चाहता है उनकी सारी डिटेल्स रजिस्टर में मेंटेन होती है, और जब उनका कोई कार्य होता है, उनकी खुद की गाड़ी होती है, उनका खुद का डीएल का कोई कार्य है, तभी उनको अंदर आने का ऑथराइज करते हैं। और व्हीकल पार्किंग भी, जो भी पर्सनल व्हीकल पार्किंग है, तो उसको भी हम लोग एनकरेज कर रहे हैं कि वो हमारे कार्यालय के बाहर काफ़ी पार्किंग स्पेस है, तो वो सारी व्हीकल्स भी जो आगंतुकों की है वहीं पे पार्क हो जाए अंदर, जिससे कि जिस तरह से रिस्ट्रिक्टेड अनऑथराइज लोगों की जो एंट्री है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाए। ऐसे बीच में काफ़ी शिकायतें आ रही थी कि जिन लोगों के कार्य नहीं भी होते हैं कार्यालय में, वो भी कार्यालय में घूमते रहते हैं, तो ये पहल इसलिए की गई है। देखिए, इसमें इस तरीके का लाभ मिलेगा कि अनऑथराइज जो पर्सन है वो कार्यालय के आसपास नहीं रहेंगे, जिससे कि मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का कार्य, जो भी सर्विस आरटीओ ऑफिस से लेनी है, तो वो खुद आके ले सकेगा बाकायदा, कि वो कभी ऐसा उसके साथ ना हो कि वो यहाँ आए और किसी एजेंट या दलाल के चक्कर में फंस के कुछ ज्यादा राशि दे दे, या जितना एक प्रिस्क्राइब्ड फीस है उससे ज्यादा कुछ पैसा दे दे, और इस तरह की चीजें ना हो। इसी वजह से ये जो पहल है वो की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।